नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। तो आप देख रहे हैं किस तरह से सर्वों पर यूपी में मदरसा सर्वे को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने यूपी सरकार के पक्ष में अब बयान दिया है। देवबंद में सर्वे पर बैठक बुलाई गई, जिसके बाद मौलाना अरशद मदनी ने कहा अब उनकी तरफ से मदरसा सर्वे का विरोध नहीं किया जाएगा। इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि अब उन्हें ये लगता है कि सर्वे कराने का, ये जो सर्वे कराने का यूपी सरकार का तरीका है, ये सही है, जिसमें पहले खोट दिखाई दे रहा था। और खासतौर पर यहाँ पर सियासत की बात की जानी चाहिए। सियासत इसे कह रही थी कि माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन अरशद मदनी कह रहे हैं कि यूपी सरकार का तरीका बिल्कुल सही है और इसलिए मदरसे सर्वे में वो सहयोग करेंगे। लेकिन उन्होंने इतना ही नहीं कहा, उन्होंने आगे ये भी कहा कि जो अवैध मदरसे हैं उन पर बुलडोजर चलाया जाए। बुलडोजर की वकालत उन्होंने की। लेकिन ये वही मौलाना अरशद मदनी हैं जिन्होंने चंद दिनों पहले मदरसा सर्वे का विरोध किया था। अब सवाल ये उठता है कि इन चंद दिनों में मौलाना का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया, ऐसा क्या हो गया कि ये सरकार के साथ आ गए। लेकिन समझने वाली बात यहां पर हो जाती है कि मौलाना महमूद मदनी आपको याद होंगे या फिर AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के स्टेटमेंट भी याद होंगे, क्योंकि इनकी जुबान पर हमेशा मदरसा सर्वे का विरोध ही रहा। महमूद मदनी फैसले के तरीके पर शक जता चुके थे तो ओवैसी सर्वे को छोटा NRC तक बता चुके थे। विपक्षी दल भी सर्वे को लेकर लगातार यूपी सरकार पर हमलावर हैं। समाजवादी पार्टी का स्टैंड आपको याद होगा, उन्होंने तो पूछ लिया था कि शिशु मंदिर का सर्वे कब कराएंगे। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि कहीं ये सर्वे पर दर्द जो है वो सियासी तो नहीं, कहीं सर्वे से सियासी जमीन खिसकने का डर तो लोगों को नहीं सता रहा। ये वो सवाल हैं जिन पर विस्तार से ठोकेंगे ताल, लेकिन उससे पहले जल्दी से रिपोर्ट देखिए। अब आप एक ऑर्डर जारी कर दीजिए ना कि अब आप मुसलमान मत रहिए, आप कुरान मत पढ़िए, नमाज मत पढ़िए, ऑर्डर जारी कर दीजिए। वही करना चाह रहे हैं। ये सर्वे नहीं है बल्कि छोटा NRC है। अब तक सर्वे की जो तस्वीर आई है वो सही तस्वीर है, गलत तस्वीर नहीं है। इसलिए हम सर्वे के लिए लोगों से कहना है कि वो मुकम्मल गवर्नमेंट की मदद करें। मदरसे का काम दूरी को खत्म करना है। हमारा आपका सबका काम होना चाहिए कि कम्युनिटीज के बीच में दूरी पैदा न होने दी जाए। हमने तो सर्वे पे गवर्नमेंट की तायीद की है। ये तो सिर्फ नफरत की बुनियाद पर ये सर्वे किया जा रहा है। ये सर्वे क्या विद्या मंदिर में करेंगे, सरस्वती शिशु विहार में जाकर करेंगे ऐसे सर्वे? आप यही क्यों सर्वे किए जा रहे हैं? नहीं, हम ये देखेंगे कि बात क्या है। अगर वो मदरसे की जमीन पर नहीं था, गवर्नमेंट की जमीन के ऊपर था, गवर्नमेंट को हक है। अगर पंचायत की जमीन के ऊपर था, गवर्नमेंट को हक है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपको बता देते हैं। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मनोज यादव काका हमारे साथ हैं, संगीत रागी हमारे साथ हैं, RSS की विचारधारा से इत्तेफाक रखते हैं और कलीमुल हफीज हमारे साथ हैं, AIMIM के स्पोक्स पर्सन है। कलीमुल हफीज, पहला सवाल तो यही है कि क्या कह रहे हैं मौलाना मदनी? सियासत तो लगातार विरोध करती रही, सबसे बड़ा विरोध तो सियासत ने ही किया और उस सियासत में भी सबसे आगे तो असदुद्दीन ओवैसी थे। वो तो कह रहे थे माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है। ये क्या है? यानी कुल मिलाकर मदरसों पर जो सर्वे का दर्द था वो सियासी था। देखिए आदित्य जी, पहली बात तो ये कि मैं स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, मैं MIM दिल्ली का अध्यक्ष हूं। ठीक है सर, तो जो भी मुझे आप कहें। चलिए लेट मी डू अ करेक्शन, आप हम दिल्ली सियासी के नेता जमात हैं, हैं, AIMIM के, हमारा ये मुद्दे पर। जी हाँ, वो जो लिखा हुआ भी ठीक करा दें आप। हाँ, दूसरी बात, देखिए हम एक सियासी जमात है, हमारा ये काम है कि हम सियासी नुक्ते नजर से सरकार के फैसलों को देखें। वो सरकार जिसकी जिम्मेदारी थी कि 558 मदरसे जिसकी पूरी वित्तीय सहायता वो सरकार करती, उनको अच्छा करती, बाकायदा उस स्कीम का नाम है स्पेशल प्रोविजन फॉर क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसा। उस स्कीम के तहत उसने 558 मदरसों को अडॉप्ट किया।
लेकिन उसका उसने बेड़ा गर्क कर दिया। उन मदरसों में 54 महीने से तनख्वाह तक नहीं दी, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे नहीं दिए, 750 करोड़ रुपए उस पर बकाया। हमने संसद में क्वेश्चन उठाया और संसद में भी उसने ये कहा कि अच्छा ठीक है हम इसको देंगे। नहीं ये जवाब नहीं। मैडम मुझे 5 सेकंड, मैडम 5 सेकंड सुन लीजिए, मैं आपको 5 सेकंड नहीं, मैं आपको 50 सेकंड दूंगी मैडम, लेकिन आप मुद्दे पर रहिएगा सर। सुनिए ध्यान से सुनिए मेरा सवाल। बोलिए। आप सियासी जमात हैं, आप राजनीति कीजिए, लेकिन डर की राजनीति मत कीजिए सर। मैं आपसे ये कह रही हूं, क्योंकि जो राजनीति आपके नेता ने की थी वो थी छोटा एनआरसी लाया जा रहा है, मुसलमानों को बदनाम करेंगे इस सर्वे के माध्यम से। हाँ, ये डर की सियासत थी ना। मैं उस पर सवाल मैडम हम अब भी उस पे नहीं मैडम, हम उस पर अब भी कायम है और हम उसे जस्टिफाई कर रहे हैं। वही मैं अब आगे बताता हूं आपको। तो वो सरकार जिसकी पहले से जिम्मेदारी थी, उसने अपने मदरसों का ख्याल नहीं रखा, बेड़ा गर्क कर दिया। 54 महीने से उसके टीचर दर दर भटक रहे हैं, 750 करोड़ रुपए उसने रिलीज नहीं किए और अब अचानक वो ऐसे मदरसों का सर्वे की लिस्ट ले आई जो उससे न एड लेते हैं, न एफिलिएटेड है, न उसकी जिम्मेदारी में आते हैं। क्योंकि इस सरकार का जो मोडस ऑपरेंडी है, जो उसने आसाम में किया कि पहले से जो सरकारी मदरसा बोर्ड था उसको उसने मदरसों को खत्म करके स्कूल किया और फिर जो अनएडेड मदरसे थे उनके ऊपर उसने बुलडोजर चलाया। तो वही मोडस ऑपरेंडी उसकी यहां पे भी रहेगी कि वो इस सर्वे के थ्रू, अभी तो सर्वे शुरू हुआ है, आप बहुत सारे चैनल्स को देखेंगे बाकायदा वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि साहब हमें अलीगढ़ में ऐसे मदरसे मिले, आगरा में हमें ऐसे मदरसे मिले, वहां ये कमी थी, वहां वो कमी थी। तो ये सब क्या है? ये सिर्फ कम्युनिटी को बदनाम करना, मदरसे वालों को बदनाम करना, जो बेचारे अपने रिसोर्सेज से अपनी कम्युनिटी की, अपने रिलीजन की वो शिक्षा देते हैं, लेकिन फिर भी सरकार उनको बदनाम करने पर लगी हुई है। हम उस पर कायम हैं। अब मदरसे वाले क्या सोचते हैं वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, बट एज ए MIM हमें जो कहना था वो हम आपसे अब भी कह रहे हैं। नहीं, लेकिन आप ये बताइए, आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि बदनाम किया जा रहा है, अगर कमी है तो फैक्चुअली वो कमी है और सर्वे के माध्यम से उसकी इंफॉर्मेशन जुटाई गई है। तो ये तो आपका इंटरप्रिटेशन है ना कि बदनाम किया जाएगा। मैडम नहीं, ये आपका इंटरप्रिटेशन है और इसीलिए मैंने कहा ये डर की सियासत है। इसीलिए मैंने कहा, जवाब लीजिए सुबुई खान। नहीं मैडम, अच्छा नहीं मैडम जवाब ले लीजिए सर। अब आपने डर की सियासत कबूल कर ली, आपने मान लिया कि हाँ ये डर हमने क्रिएट किया और हमें ऐसा लगता है, ये आपकी इंटरप्रिटेशन है। मौलाना मदनी ने आपको क्या जवाब दिया वो आपने सुना नहीं, मैं अभी सुनवा दूंगी आपको। अभी आप जवाब ले लीजिए सुबुई खान। अदिति मुझे सुन पा रही हैं आप? जी मैं सुन पा रही हूँ आपको। जी अदिति देखिए, इन्होंने अभी अपने अल्फाजों में कहा कि हम एक सियासी जमात हैं। इसका मतलब कि जो मुद्दा इनको जिस तरह से सियासत को सूट करेगा ये उसको उसी चश्मे से देखेंगे। इनको कोई मतलब नहीं है कि मदरसों का सर्वे या मॉडर्नाइजेशन या सरकार उनको जो अनुदान देगी वो मुसलमान बच्चों के भविष्य के लिए कितना काम आएगा। इनको कोई मतलब नहीं है कि मुसलमान बच्चे कितना सुरक्षित हैं। इनको कोई मतलब नहीं है। हमारा तो सवाल ही है बीच में आप बोल रहे हैं, फिर बीच में आप बोल रहे हैं जाहिलों की तरह मत डिबेट किया करिए, पढ़े लिखे इंसानों की तरह किया करिए। बात सुनिए मेरी। आपकी सबसे बड़ी शिकायत यह है कि बहुत सारे मदरसा चलाने वालों को सैलरी नहीं मिल रही है। उसका भी समाधान सर्वे है भाई साहब, क्योंकि सरकार के पास एक लिमिटेड अनुदान होता है। बहुत सारे हजारों की तादाद में ऐसे मदरसे हैं जो सिर्फ कागजों में चल रहे हैं, सरकार से पैसा भी ले रहे हैं, ना किसी को सैलरी ढंग के लोगों तक पहुंचने दी जा रही है, ना ही वो सरकार का अनुदान। 54 महीने लगेंगे उनको सर्वे करने में। 54 महीने से तनख्वाह नहीं दी है, अरे सरकार को 54 महीने 558 मदरसों को करने में लगेंगे। अदिति मुझे बात प्लीज पूरी करने। आप बताइए मुझे, आपकी सरकार इतनी ढीली है कि 54 महीने से उसने तनख्वाह नहीं दी है। ऐसे नहीं कर पाऊंगी, मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगी। मछली बाजार की तरह मत बात करिए। आपके बीच में कोई बोला आपके बीच में? अगर आप अकल से बात करिए। आपको जो आपने मुझसे सवाल पूछा मैंने आपको जवाब दिया। कलेमुल हफीज तरीका नहीं है। कलेमुल हफीज ये तरीका नहीं है। मुझे लगा था अब आप अपने आप को कंट्रोल करेंगे, अब कंट्रोल करेंगे, अब नियंत्रण दिखाएंगे, अब सही हम दिखाएंगे। सर बोलने दीजिए ना उनको। वाद विवाद का मतलब ये थोड़ी है कि सामने वाले को बोलने ना दिया जाए। वाद विवाद का मतलब होता है सामने वाले को तार्किक तौर पर सुना जाए और फिर तार्किक तौर पर जवाब दिया जाए। मैडम नहीं सर प्लीज। डिबेट में मैंने पूरी डिबेट में आपको टाइम दिया शुरुआत में। अभी 4 गेस्ट और बैठे हैं, उन्हें टाइम नहीं दिया मैंने सर, प्लीज। और निजी टीका टिप्पणी नहीं। सुबोई खान प्लीज। जी अदिति, देखिए मदरसों का सर्वे मुसलमान बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए भी जरूरी है।
मदरसों का सर्वे उन मदरसा चलाने वालों के लिए भी जरूरी है जो अच्छी नीयत से मुसलमान बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उन तक सैलरीज नहीं पहुंच पा रही है, उन तक सरकार का अनुदान नहीं पहुंच पा रहा है। मदरसों का सर्वे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी जरूरी है, क्योंकि हमारे संविधान में अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को इजाजत देता है अपने शैक्षिक संस्थान बनाने का, लेकिन शैक्षिक संस्थान बनाने के बजाय मानसिक गुलाम बनाने के अड्डे बनाए जा रहे हैं। और अनुच्छेद 30 सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को दिया जाता है, वो अधिकार सिर्फ भारत के नागरिक मुसलमानों का है। आज क्योंकि एनआरसी नहीं है देश में, कोई भी बांग्लादेशी आके, कोई भी पाकिस्तानी आके, कोई भी फॉरेन इंपोस्टर आके आर्टिकल 30 का इस्तेमाल करके हमारे देश में कोई भी इंस्टीट्यूशन बना लेता है, हमारी ही रिसोर्सेज पे पल के, हमारी ही सरकार से पैसा लेके हमारे ही बच्चों को देश के खिलाफ खड़ा करता है, लेकिन मेरा सवाल इस वक्त जो है, क्या वो हमें नहीं देखना है? क्या वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है? ठीक है मनोज यादव काका, आपकी पार्टी भी सवाल पूछ रही थी, ये मौलाना मदनी क्या कह रहे हैं? मौलाना मदनी को तो कोई शिकायत नहीं है। नहीं, हमारी पार्टी जो सवाल पूछ रही थी वो सवाल आज भी कायम है। किसी भी सरकार को हर तरह के सर्वे कराने के अधिकार होते हैं, लेकिन सरकार से एक सवाल पूछा जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में 2,10,000 शिक्षकों की भर्ती खाली है, वो कब भरी जाएगी? अगर आप उत्तर प्रदेश में सभी का शैक्षणिक विकास चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश में यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट सिस्टम का जो सर्वे आया है वो ये आया है कि 26,000 स्कूल कोरोना काल के बाद बंद हो गए। तो सरकार से पूछे जाना चाहिए कि 26,000 प्राथमिक विद्यालय जो 1 लाख सरकार ये कर रही है, सरकार वो क्यों नहीं कर रही है? मैं आपसे ये कह रही हूं, जो सवाल आपसे है वो ये सवाल है, ये हो रहा है तो दिक्कत क्या है? 2 सवालों में अंतर है सर, और इसीलिए मैं हर गेस्ट से कहती हूँ मुद्दा समझिए और मुद्दे पर रहिए। शैक्षणिक क्षेत्र में तमाम तरह की दिक्कतें हैं और समस्याएं हैं, ठीक है, उन्हें फिक्स करने की जरूरत है, लेकिन इस सर्वे पर जब सवाल उठा है तो आप उस सर्वे पर कायम रहिए और आपका जो रिजर्वेशन है उस पर बात कीजिए और आपकी जो शिकायत है उस पर बात कीजिए। ये मुद्दा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के पद खाली हैं। ये मुद्दा नहीं है कि आप मदरसे पर बात करने आए सर, आप मदरसे पर बात करने आए मनोज यादव काका, मुद्दे पर बात करते हैं ना सर। इस देश के सामने सैकड़ों समस्याएं हैं, इसी डिबेट में सैकड़ों समस्याओं पर डिस्कशन करेंगे आप, इसी डिबेट में डिस्कशन करेंगे उन सैकड़ों समस्याओं पर। अरे मदरसे का आपको मदरसे के विश्लेषण पे ज्यादा रुचि है कि उत्तर? मेरी रुचि नहीं है, मेरी बहस का मुद्दा है। अगर आपको लगता है आप इस मुद्दे पर बात नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, आप इस बहस का हिस्सा ना बने, ये आपकी चॉइस है। लेकिन अगर इस डिस्कशन में रहिए तो जो दर्शक इस बहस को देख रहे हैं उस मुद्दे पर बहस को देख रहे हैं, उस मुद्दे पर बहस को देख रहे हैं। मुद्दे पर अगर आप बात करना चाहते हैं तो मुद्दे पर मुझसे बात कीजिए। तो अब आप सर्वे को लेकर मेरी रुचि छोड़ दीजिए, बहस के मुद्दे पर आ जाइए, बहस के मुद्दे पर आइए और ये बताइए कि या तो मौलाना अरशद मदनी जो है वो गलत बात कह रहे हैं। जो अरशद मदनी कह रहे हैं उनसे हमें कोई किसी तरह की कोई हमको अड़चन नहीं है, हमको उनके बयान पे कुछ क्या कहना। हम तो उत्तर प्रदेश के नौजवानों के प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे हैं उनका शैक्षणिक स्तर कैसे सुधरे इस पर सोच रहे हैं कि आप एक सवाल कर पाइए उत्तर प्रदेश की सरकार से कि उत्तर प्रदेश सरकार बच्चों को नमक रोटी खिलाती है। मुझे किससे सवाल पूछना है ना, जो मुझे सवाल पूछना है वो मैं आपसे पूछ के नहीं पूछूंगी, ठीक है? मैं अपने मुद्दे पर, सुनिए ध्यान से सुनिएगा, ऐसे मुझे इंटिमिडेट नहीं होती मैं। आप शायद मेरी डिबेट में 2 या 4 बार आए होंगे और आपको समझ आ गई होगी, मैं ऐसे घबराती नहीं हूँ और डर नहीं जाती हूँ और अपना मुद्दा छोड़ती नहीं हूँ। मैं मुद्दा छोड़ती हूँ ना निजी हमलों से डरती हूँ, ना मैं तेज आवाज से डरती हूँ, मैं नहीं डरती, ठीक है? आपकी अब आप महंगाई पर आ गए, बेरोजगारी पर आ जाएंगे, थोड़ी देर बाद महिला अधिकारों की बात करेंगे। आपको बहस का मुद्दा बताया गया था, नहीं बताया गया था मनोज यादव काका? पहले मैं आपसे सवाल पूछ लेती हूँ, बहस का मुद्दा बताया गया था? बिल्कुल बताया गया था जी। तो अब जब नेक्स्ट टाइम मैं आपको जब टाइम दूं तो तब और टाइम दे देती हूँ आपको, अगले 5-7 मिनट और दे देती हूँ। आप बहस के मुद्दे पर थोड़ा और होमवर्क कर लीजिए, थोड़ा होमवर्क कर लीजिए और सर को सुनवा दीजिए, सर को सुनवाइए। मौलाना अरशद मदनी ने क्या कहा, इस पर सियासत क्यों हुई और आज ये डिस्कशन क्यों हो रहा है, जरा सर को सुनवा दीजिए सारे रिएक्शंस। तो हम आपको ये दिखा रहे हैं कि कैसे पहले क्या स्टैंड था मदरसों के सर्वे को लेकर और अब क्या स्टैंड है। ये हृदय परिवर्तन जो है ये कैसे हुआ है।
सर्वे पर यूपी सरकार के रवैये को अब सही ठहराया जा रहा है। सुनिए। नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। हमने तो सर्वे पे गवर्नमेंट की तायीद की है। अब तक सर्वे की जो तस्वीर आई है वो सही तस्वीर है, गलत तस्वीर नहीं है। इसलिए हम सर्वे के लिए लोगों से कह रहे हैं कि वो मुकम्मल गवर्नमेंट की मदद करें। नहीं, हम ये देखेंगे कि बात क्या है। अगर वो मदरसे की जमीन पर नहीं था, गवर्नमेंट की जमीन के ऊपर था, गवर्नमेंट को हक है। अगर पंचायत की जमीन के ऊपर था, गवर्नमेंट को हक है। मनोज यादव जी, मुझे उम्मीद है आपने सुन लिया होगा क्या कह रहे थे मदनी साहब। गवर्नमेंट को हक है। अदिति, हाँ बिल्कुल। मैंने कब कहा? मैं समझता हूं कि मेरे भी वक्तव्यों को आपने ध्यान से सुना होगा। मैंने तो स्पष्ट कहा कि गवर्नमेंट को पूरा अधिकार है हर तरह के सर्वे कराने का। हाँ, मैंने भी कहा, आप सुन नहीं पाई। लेकिन गरीबी का भी सर्वे हो जाए, सुनने की क्षमता के लिए सर्टिफिकेट आपसे नहीं चाहिए। जो आपसे सवाल है ना, उसका जवाब दीजिए। जो आपसे सवाल है, सियासत कोई तकलीफ हो रही थी, सियासत ही भ्रमित करने का काम कर रही थी। संस्थानिक मजबूरी होगी, आप नहीं सुन पाएंगी। आप सुनिए ध्यान से। ये निजी हमले कहीं और जाकर कीजिएगा, निजी हमले कहीं और जाकर कीजिएगा। मुझे लगा था वैचारिक तौर पर, तार्किक तौर पर बात करने में आप सक्षम होंगे। ये जाकर किसी और चैनल पर कीजिएगा। मुझे अपना मुद्दा भी पता होता है, अपना सवाल भी, और अपना सवाल मैं भूलती नहीं हूँ। ठीक है, आपकी मजबूरियां होंगी, आपकी सियासी मजबूरियां होंगी। मेरी इंटीग्रिटी पर सवाल मत उठा दीजिएगा मनोज यादव। ध्यान रखिए, ध्यान से। मेरी इंटीग्रिटी पर सवाल उठाने की जरूरत नहीं है। हटाइए इनको और इनसे पूछ लीजिए, इन्हें तार्किक तौर पर बात करनी है तो इस मंच पर आए। इनके निजी हमलों के लिए वक्त नहीं है यहाँ पर। इनको क्लियर होना चाहिए। ये संगीत रागी, ये वो सियासत है जो इतने वक्त तक सर्वे पर रोटी सेकती रही, सर्वे का डर दिखाती रही। आज ये कह रही है नहीं, हमें भी लगता है कि सरकार का तो हक है। तो फिर इतने दिन सियासत क्यों हो रही थी? देखिए, सियासत इसलिए हो रही थी, उनको लगता था कि मुस्लिम वोटों की हम गोलबंदी करेंगे, मुसलमानों को हम पोलराइज कर सकेंगे। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन समाजवादी पार्टी के ही एक सांसद हैं हसन साहब, जिन्होंने ये सवाल उठाया था खुल करके। उन्होंने नेशनल टेलीविजन पर कहा था कि जो सर्वे हो रहा है वो गलत हो रहा है, मुसलमानों को पीड़ित करने के लिए हो रहा है। यहाँ अखिलेश प्रसाद यादव जी का मुझे याद है, अखिलेश प्रसाद यादव जी का भी उस समय जो उन्होंने टिप्पणी की थी वो सर्वे के खिलाफ टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था ये मुसलमानों को तंग करने के लिए किया जा रहा था। इन्हीं के एक व्यक्ति थे जो बार बार आकर के टेलीविजन पे इनके प्रवक्ता कहते थे भाई सर्वे कराना है, सब जगह सर्वे कराओ। सवाल ये है कि दो चीजें हैं कि या तो आपने पहले गलत बोला या आज आप गलत बोल रहे हैं। आपने उसी समय ये निष्कर्ष निकाल लिया था कि मुसलमानों को तंग करने के लिए कौन सी ऐसी चीज थी जिसके आधार पर 8-9 उसमें सर्वे के मुख्य बिंदु थे, और उन 8-9 सर्वे के बिंदु में एक भी ऐसा पॉइंट नहीं था जो कोई भी कह सकता, एक अंधा व्यक्ति भी नहीं कह सकता था कि वो मुसलमानों के हितों के खिलाफ जाने वाली बात हो। एक बात और उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा था कि जो हम मदरसे का सर्वे करा रहे हैं वो मदरसे हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं। अब इस देश में सुबही ने बहुत ठीक बात कहा कि आज के दिन में 3 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी मुसलमान आकर के इस देश के विभिन्न राज्यों में बस गए हैं और वो मिक्स कर गए हैं सामान्य पॉपुलेशन के साथ। अब जाकर के यदि वो पॉकेट्स, एक बांग्लादेशी मुसलमानों का जो पॉकेट्स है वो भारत के अंदर कई जगह मदरसों में अनरजिस्टर्ड मदरसे कायम करके और वहां पर गलत रेडिकलाइजेशन की शिक्षा दे रहे हैं, तो ऐसा करना सरकार की तरफ से नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि राष्ट्र को बचाने के लिए, उसकी सुरक्षा को बचाने के लिए और बच्चे गलत दिशा में रेडिकलाइज न हो, इसलिए ऐसे मदरसों का सर्वे बहुत जरूरी है। और सिर्फ यहाँ नहीं, दुनिया के हर विकसित देश में इस प्रकार की चीजें होती हैं। मैं ब्रिटेन का उदाहरण दे सकता हूं, जहां पर जो मौलवी पढ़ाते हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन विधिवत होता है, उनके मॉनिटरिंग होती है कि वो क्या पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ा रहे हैं। जबकि बर्मिंघम के अंदर मुझे जानकारी है ऐसा हुआ है। बहुत सारे ऐसे देश हैं, जापान के अंदर तो उनको इतनी भी इजाजत नहीं है। चीन के अंदर उनको परेशानी होती है, क्या पढ़ाया जाएगा, क्या नहीं पढ़ाया जाएगा, कैसे व्याख्या की जाएगी, यह भी उनको ये। लेकिन हमारे यहाँ सारे 70 साल में पूरी आजादी थी, आपको जहां इच्छा करे वहां पर आप कर लीजिए। मुझे लगता है कि जो सरकार कर रही है वो ठीक कर रही है और इससे
मुस्लिम समाज के बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। हाँ, जो मुसलमानों के नाम पर राजनीति करते हैं उन पार्टियों का भविष्य बेशक खराब हो। ठीक है, यहाँ पर मौलाना शेख अलीमुद्दीन असदी भी हमारे साथ है। मौलाना साहब, हमने बीते दिनों में जो सियासत सुनी उसमें डर, खौफ, टारगेट किया जा रहा है, बदनाम कर देंगे, बुलडोजर चला दिए जाएंगे, सिर्फ डर और खौफ ही देखा हमने बीते दिनों में। ऐसे लगा आज अगर इस पूरी खबर को देखें, बीते दिनों में जो कुछ सियासी स्टेटमेंट्स है उसके बाद तो ऐसा ही लगता है कि जो डर था और दर्द था ये तो पूरे तरीके से सियासी था। अदिति, अभी प्रोफेसर रागनी बोल रहे थे ये हिंदुस्तान सेकुलर है, ये मुल्क सबका है। अभी ये चीन की बात कर रहे थे, जापान की बात कर रहे थे, बरतानिया की बात कर रहे थे। इनको मालूम नहीं है ये हिंदुस्तान है। यहाँ आज़ाद हिंदुस्तान में सबको बराबर जीने का, रहने का, तालीम हासिल करने का सबको बराबर का हक है। तो ये क्यों भूल जाते हैं प्रोफेसर रागनी कि हम जो है बांग्लादेशियों को पनाह देते हैं। इनके पास क्या आधार है, क्या इंफॉर्मेशन है, क्या बता पाएंगे प्रोफेसर रागनी साहब? आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, वहाँ कितने बच्चे बांग्लादेशी पढ़ते हैं बताइए आप? कितना बड़ा इंस्टीट्यूट है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। इस तरह की बातें आनकर टीवी पर बैठकर कर ये वातावरण को खराब करते हैं, हिंदुस्तान के माहौल को खराब करते हैं। जहाँ तक सवाल है मदरसों का, मदरसे के अंदर दीनी तालीमी पढ़ाई जाती है, जहाँ हमारी मस्जिद धार्मिक होती है वही तालीम हम पढ़ाते हैं। इस पर हुकूमत को या किसी व्यक्ति को एतराज नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान में कितने गुरुकुल है, कितने स्कूल है, आप वहाँ जाइए ना। अब जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए की जमीन है उनके पास गवर्नमेंट की, आप उस पर बात क्यों नहीं करते? अगर आपको तो मदरसों पे बात करते हैं मॉडर्नाइज की, मौलाना साहब सुनिए, मैं एक सेकंड और बोलने दीजिए जी। ये मौलाना मदनी जो कह रहे हैं उस पर भरोसा किया जाए या ना किया जाए? देखिए, अभी कुछ परिवर्तन हुकूमत ने भी किया है अपने आर्डर में। जिस तरह का सर्वे शुरू हुआ है उसको देखा जा रहा है। अगर मौलाना अरशद मदनी कह रहे हैं तो कुछ सोच समझ के बात कर रहे हैं। वो उनकी बात में दम है, असर है, हिंदुस्तान सुनता तो वो है क्या उनको, कह रहे हैं? लेकिन पूरी बात दिखानी मौलाना चाहिए। साहब वो क्या कह रहे हैं? मौलाना अरशद वो ये कह रहे हैं कि सरकार का हक है, वो यही तो कह रहे हैं कि सरकार को हक है। हमने कब इनकार किया? वो तो ये भी कह रहे हैं अवैध हो तो बुलडोजर चला दीजिए। एक बार सुनिए, सरकार का हक नहीं है। एक बार फिर से सुनाइए जरा क्या कहा उन्होंने, सुनाइए एक बार फिर से, ध्यान से सुनाइए। नहीं, मैंने सुन लिया। नहीं, मैं चाहती हूँ दर्शक भी एक बार फिर से सुन ले ताकि उन्हें विरोध भी समझ में आए, उन्हें विरोध भी समझ में आए और ये भी समझ में आए कि कैसे जब मदरसों की बात की जा रही है तो एक सुर दिखाई नहीं दे रहा। सुनवाइए जरा। नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। हमने तो सर्वे पे गवर्नमेंट की तायीद की है। अब तक सर्वे की जो तस्वीर आई है वो सही तस्वीर है, गलत तस्वीर नहीं है। इसलिए हम सर्वे के लिए लोगों से कह रहे हैं कि वो मुकम्मल गवर्नमेंट की मदद करें। नहीं, हम ये देखेंगे कि बात क्या है। अगर वो मदरसे की जमीन पर नहीं था, गवर्नमेंट की जमीन के ऊपर था, गवर्नमेंट को हक है। अगर पंचायत की जमीन के ऊपर था, गवर्नमेंट को हक है। तो मौलाना साहब यहाँ तो गवर्नमेंट के राइट्स, उनके हक की बात की जा रही है सर। आदित्य जी, ये पहले दिन से मैं आपके चैनल पर भी कह चुका हूँ, जो मौलाना अरशद मदनी कह रहे हैं उससे पहले इस बात को कह चुका हूँ मैं। कोई अवैध मदरसा बना हुआ है, उसको तोड़ा जा रहा है, कोई उग्रवादी पकड़ा जा रहा है तो व्यक्तिगत तौर पर है, ना कि आप किसी इंस्टीट्यूट को, किसी मदरसे को बुलडोजर चला के मिसमार कर दें। हम इसके विरोधी हैं, हम इसके विरोधी नहीं है। कोई उग्रवादी पकड़ा जाता है, आतंकवादी पकड़ा जाता है, उसको कानून के हिसाब से सजा मिले, हम इसका समर्थन करते हैं। मौलाना अरशद मदनी का भी यही नजरिया है। आप सुनने की और समझने की क्षमता रखिए। हमारा कहना यह है जितने मौलाना साहब आपको ये पता है, मौलाना साहब आपको ये पता है वहाँ असम में लोकल कम्युनिटी ने, आप तो सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मैं इसीलिए तो कह रही हूँ कि जिस कम्युनिटी में वोट बैंक तलाशती है सियासत, वो कम्युनिटी ही बटी हुई दिखती है। इसीलिए सवाल है, वहाँ की लोकल कम्युनिटी ने मदरसे को ध्वस्त किया, इमारत को ध्वस्त किया। सर, ये सेंस ऑफ अवेयरनेस, राजनीति से दूर रहकर किसी चीज को देखने की काबिलियत और ये समझ है।
मैं यहाँ पर जो सवाल उठा रही हूँ वो सियासी समझ पर सवाल उठा रही हूँ। नहीं आदित्य जी, नहीं, मैं कहता हूँ एंकर का काम है एक सवाल कर लिया, उसका जवाब धीरज रख के सुनिए आप। सर मैं आपको धीरज रखकर बहुत देर से सुन रही हूँ सर, इसलिए मैं। और एक एंकर का काम ये भी है कि काउंटर क्वेश्चन करना है। एंकर और गेस्ट में संवाद के लिए कोई प्रोग्राम नहीं होता, जनता की समझ के लिए प्रोग्राम होता है सर। मैं भी पत्रकार हूँ। हाँ सर, आप पत्रकार होंगे सर, आप अपने हिसाब से पत्रकारिता करिए। मेरे बेसिक्स क्लियर है सर, मेरे बेसिक्स क्लियर है। मैं सिंपल जर्नलिज्म, सिंपल अंडरस्टैंडिंग वाला जर्नलिज्म करती हूँ और उसके लिए गेस्ट से सर्टिफिकेट नहीं लेती हूँ। मेरा सर्टिफिकेट जनता से आता है, जनता को तय कर लेने दीजिए, ठीक है ना सर। तो आप मुद्दे पर आइए, अगर मुद्दे पर बात करनी है तो मुद्दे पर बात कीजिए मुझसे। अभी सुबोई खान आपको काउंटर करना चाह रही है, उनका जवाब ले लीजिए, उसके बाद तौसीफ अहमद खान से सवाल है। जल्दी अभी रुकिए, पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। तो कीजिए बात पूरी सर, आप पत्रकारिता मत सिखाइए, फिर मुद्दे पर रहिए। एक सेकंड सुबोई खान, आपने असम का एक उदाहरण दिया ना। हाँ दिया। आप सुनने तो देते नहीं, हाँ बोलिए, कहाँ दिया आपने? आप सुनते नहीं है। अरे बोलिए ना सर, 30 सेकंड है आपके पास सर। कैसे समझेंगे आप? मैं बोल रहा हूँ ना, आप क्षमता रखिए। सुनिए आप, मेरा कहने का मकसद ये, आसाम में जिस मदरसे को मुसलमानों ने तोड़ा है वो मदरसा नहीं है, एक झोपड़ा था। वो एक घास का मकान बना हुआ था झोपड़ी की सूरत में, जो चंद दिनों में बना हुआ था। उनका आपस में मतभेद हो सकता है गांव वालों का, इसलिए उसको तोड़ दिया गया। लेकिन जो पक्का मदरसा तोड़ा है उसका एक जो है पढ़ाने वाला टीचर्स अगर किसी का, अच्छा तो वो कच्चा मदरसा तो आप मान ही रहे कि कच्चा मदरसा था, मुसलमान समाज, ठीक है सर। अब आप उस पर स्पष्टीकरण दे रहे हैं, अब आप उसमें स्पष्टीकरण दे रहे हैं, ठीक है सर। मदरसे भी कच्चे पक्के होते हैं, ये मैंने आज आपसे सीखा है, ये आज मैंने आपसे सुना है। चलिए अच्छी बात है। सुबोई खान आप दिखाइए ना उसको। हाँ सर ठीक है, अभी आप काउंटर लीजिए सर, काउंटर ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। आप दीजिए ना। हाँ ठीक है, जवाब ले लीजिए। अदिति, मदरसों के सर्वे पर बार बार ये लोग अधिकारों की बात कर रहे हैं। नो डाउट हमारा संविधान हमें हमारे मजहब का पालन करने का, प्रचार प्रसार करने का अधिकार देता है, हमारा संवैधानिक अधिकार है। लेकिन वही संविधान कुछ कर्तव्यों की भी बात करता है। अगर हमारे मजहब को इस्तेमाल करके हमारे शैक्षिक संस्थानों को, हमारे बच्चों को मानसिक गुलाम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसके खिलाफ बोलना हमारा कर्तव्य है। अगर विदेशी फंडिंग के द्वारा कुछ शैक्षिक संस्थानों में हमारे बच्चों को हमारे देश के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है तो उसके खिलाफ बोलना हमारा कर्तव्य है। बीच में मत बोलिए, 2-3 उदाहरण। एक सेकंड रुकिएगा सुबोई खान, सुबोई खान एक सेकंड रुकिएगा, सुबोई खान एक सेकंड रुकिएगा। मौलाना साहब, मौलाना असदी प्रोफेसर बनते हैं। नहीं मौलाना असदी, थोड़ी देर पहले पत्रकारिता सिखा रहे थे सर आप। सर पत्रकारिता सिखा रहे थे, सुनने की क्षमता की बात कर रहे थे। मौलाना साहब पत्रकार होने के नाते और मौलाना होने के नाते भी सुनने की क्षमता रखिए प्लीज, और अब सुनिए ध्यान से। सुबोई खान। थैंक यू अदिति, मैं मौलाना साहब से कहना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में बलरामपुर में मदरसे देखे आपने जाके, जो सरहद पे बने हुए हैं? कौन चला रहा है, कहां से फंडिंग हो रही है, कुछ नहीं पता। बिहार में किशनगंज के मदरसे आपने जाकर देखे हैं? वही किशनगंज जहां पे सबसे ज्यादा स्पीड से धर्मांतरण हुआ है, वही बलरामपुर जहां पे सबसे ज्यादा स्पीड से धर्मांतरण हुआ है, डेमोग्राफी इंबैलेंस हुआ है। किशनगंज के सारे वेस्ट बंगाल रहते हुए बांग्लादेश तक गाय की तस्करी होती है। अरे सरहदों पे मदरसों का कौन सा जरूरत है भाई? अगर तो बात सुनिए, बात सुनिए मेरी, फिर बीच में काटते हैं। अदिति या तो इनकी आवाज कम करवाइए। अदिति सिर्फ मुझे 10 सेकंड और दे दीजिए, इनकी आवाज कम करवाइए प्लीज। सिंपल सा लॉजिक है, अरे सिंपल सा लॉजिक है। मौलाना असदी, सिर्फ आप ही के लॉजिक का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ सर, आप ही की दलील थी अभी थोड़ी देर पहले। सुनना जरूरी है सर, सुनिए। सुबोई खान। अदिति देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम लोगों को ये समझना चाहिए कि हमारा पहला कर्तव्य उस धरती के प्रति है जहां पे हम सांस लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सजदा करके नमाज पढ़ते हैं। अगर सरहद पे कोई गुरुकुल या आश्रम बना हो और हमें पता चले कि उसकी फंडिंग चीन द्वारा की जा रही है तो उस गुरुकुल या आश्रम की भी जांच होनी चाहिए। सबसे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा है, मजहब कहां से आ जाता है इसमें? हमारे मजहब को इस्तेमाल करके अगर सरहदों पे मदरसे बने हुए हैं और ये नहीं पता कि कौन चला रहा है, कहां से पैसा ले रहा है, और अगर सरकार से पैसा ले रहा है तो किस चीज में उसको इस्तेमाल कर रहा है, क्या उसकी जांच भी नहीं होनी चाहिए? ठीक है, अब जवाब लीजिए, अब जवाब ले लीजिए, अब जवाब ले लीजिए। मौलाना असदी अब बोलिए सर। सुबोई खान ने एक बात बड़ी अच्छी कही
कि जो गुरुकुल है, जो स्कूल है, उनकी भी होनी चाहिए। जो सुबह कह रही है वही हम कह रहे हैं 1 महीने से। सारी बातों में सुनिए, पूरी बात सुनिए। अरे सुनिए, अरे सुनिए, आप सुनिए नहीं देना। कम से अरे कम सुनिए ना, हो जाइए, आप सुनने की क्षमता रखिए ना। जिनके पास पैसे नहीं है अच्छे स्कूलों में जाने के, कम से कम उन मुसलमान मासूम बच्चों के हो जाइए। अरे धर्मांतरण कहाँ हुआ है इसका कोई एक सबूत तो दे दीजिए आप। नहीं, धर्मांतरण कहाँ हुआ है उसका एक सबूत तो दे दीजिए आप। अपने कमरे से बाहर निकलिए, अपने देश का प्रवास करिए और अपनी आंखें खोलिए। आपका ये चिल्लाना, ये 2024 की तैयारी, इसके अलावा कुछ नहीं है। मेरी कौम के बच्चों को मेरे देश के खिलाफ ये बौखलाहट इस बात की अलामत है। मेरी शारीरिक तीसरा जो मोर्चा है वो पुराना इकट्ठा हो रहा है, दोबारा एक मंच पे आ रहा है। आपको नहीं होगी वो रिपोर्ट तो आपने सुनी होगी जिसमें इस तरह की साजिश का खुलासा हुआ कि 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश है। मौलाना असदी, आपकी दिक्कत क्या है? आप पत्रकारिता में समझ बैठे हैं कि सुनना नहीं है, सुनना नहीं है। नहीं, हमें तो सुनना है। नहीं, आपने वो रिपोर्ट देखी और सुनी होगी सर, इसी चैनल पे सुना है। हाँ, नहीं सुनिए ना, 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश के बारे में जो दावे किए गए उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये किसी ने नहीं कहा, हमने नहीं कहा, ना कहा। आप ये बताइए मुझे। डेमोक्रेटिक नहीं, आप सुनता तो है नहीं सर, अब फिर आपने बीच में बोलना शुरू कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। कलीमुल हफीज, यहाँ पर जो कुल मिलाकर सवाल है वो सवाल ये है कि मदरसों के सर्वे पर दर्द, तकलीफ, हंगामा ये पूरे तरीके से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है क्या? इन मदरसों ने मुल्क को आजादी दिलाई है। मैडम, अभी मैं सुन रहा था, कौन आपसे कह रहा है कि सारे मदरसों में आतंकी? किसने कह दिया आपसे ये? सारे मदरसों की बात कर कौन रहा है मौलाना साहब? इतना स्वीपिंग जनरलाइजेशन मत करिए सर, इतना स्वीपिंग जनरलाइजेशन मत करिए, मत डराइए लोगों को, डर मत दिखाइए लोगों को, डर की जरूरत नहीं है। पहले कलीमुल हफीज, उसके बाद तौसीफ अहमद खान प्लीज। और मौलाना साहब, अगर और किसी गेस्ट को आप इंटरप्ट करेंगे तो उनको आवाज डाउन कर दीजिए प्लीज, मेरी मजबूरी हो जाएगी क्योंकि ऐसे डिबेट आगे नहीं बढ़ पा रही है काफी देर से। कलीमुल हफीज जी, उसके बाद तौसीफ अहमद खान। मैडम देखिए बेहतर तो ये रहता कि कोई बीजेपी सरकारी कोई की तरफ से कोई प्रवक्ता होता, वो बात कहता। एक सामाजिक कार्यकर्ता ने सारी बातें झूठ यहां कह दी और पूरे देश ने सुन ली। अब झूठ क्या कहा उन्होंने, मैं वो बताना चाहता हूं। और 2 लोगों ने झूठ बोला। एक तो उन्होंने बोला 3 करोड़ बांग्लादेशी इंडिया में है। ये भारतीय जनता पार्टी जब आसाम में झूठ बोल रही थी कि यहां पे करोड़ों बांग्लादेशी घुसे हुए हैं, और जब एनआरसी वहां हुई तो टोटल 19 लाख विदेशी पाए गए, उसमें भी सिर्फ 3 लाख मुसलमान, बाकी 16 लाख गैर मुस्लिम पाए गए। वहां वो फंस गई। उसके बाद वो सिर्फ अपना नैरेटिव बनाती रही। आज तक गृह मंत्रालय उनके पास है, सरकार उनके पास है, राज्य सरकार उनके पास है, केंद्र सरकार उनके पास है। आज तक वो ढूंढ नहीं पाए कि कितने बांग्लादेशी हैं, लेकिन यहां बैठ के कह रहे हैं 3 करोड़ है। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि भाई रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है। बिल्कुल रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है, धर्म संसद हो रही है, धार्मिक यात्राओं में बाकायदा हथियार लहराए जा रहे हैं, बुरी और दूसरे धर्म के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। और यहां तक के एक आरएसएस के यशवंत शिंदे अदालत में एफिडेविट देके कह रहे हैं कि साहब मुझे कट्टरता सिखाई गई, 25 साल तक मुझे बम बनाने की ट्रेनिंग दी गई, और एक तो आरएसएस के कार्यकर्ता की बम बनाते हुए मौत भी हो गई। ये आप मदरसे ये बात वो कह रहे के हैं। ये जो कट्टरता, जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है, एक सेकंड, मैं चाहूंगा कि इस पे भी काम करें। हाँ, इस पर आप काम कीजिएगा। ये मदरसे के सर्वे पर आप बात कर रहे हैं, इन्होंने कही है बात, ये मदरसे के सर्वे पर मुझसे बात कर रहे हैं आप। मैं मदरसे के सर्वे पे ही कर रहा हूँ। ये मदरसे के सर्वे पर है? जी हाँ। अब आइए, इन्होंने कहा कि साहब मदरसे के सर्वे से नहीं, इन्होंने कहा यूपी सरकार में मंत्री द्वारा क्या दलील दी गई थी सर्वे के पीछे, जरा वो सुन लीजिए। उसके बाद तौसीफ अहमद खान मुद्दे पर आएंगे तो बेहतर होगा। प्लीज जी सुनाइए। देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अल्पसंख्यक समाज के हितों के लिए लगातार काम कर रही है, और जो मुस्लिम युवा हैं, जो उनके लिए मदरसे हैं, उन मदरसों को अच्छी व्यवस्था हो उसमें, और मदरसों के एजुकेशन सिस्टम और अच्छी हो, लगातार इसके लिए योगी सरकार काम कर रही है। उसी दिशा में हमने कल एक आदेश जारी किया है कि जो अलग अलग जनपदों में ऐसे मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, उनका सर्वे होगा,
और हम एक सर्वे रिपोर्ट बना रहे हैं कि ऐसे कोई कितने मदरसे हैं टोटल हमारे प्रदेश में जो मान्यता प्राप्त नहीं है, उसमें कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, कब से पढ़ाया जा रहा है, कब से वो स्थापित हैं। और इस सर्वे का मकसद ये है कि हमें ये जानकारी हो कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसे कितने उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। तो आपने सुन लिया कि क्या दलील यूपी सरकार द्वारा दी गई। तौसीफ अहमद खान, थोड़ी देर पहले मौलाना मदनी द्वारा जो कहा गया वो भी हमने सुनाया और मुझे पूरी उम्मीद है आपने भी सुन लिया होगा। इसीलिए बार बार ये सवाल उठ रहा है, जो कि स्टेक होल्डर्स है इसमें, वो तो कह रहे हैं सरकार का हक है और सियासत कह रही है नहीं, इससे तो मुसलमान बदनाम होंगे, इससे तो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। ये तो फिर सियासी दर्द हुआ ना। नहीं, देखिए, आप भी जानती हैं और आपके चैनल द्वारा भी ये सारे बयानात को चलाया गया था जो बीजेपी के नेताओं ने दिया था कि मदरसा में टेररिज्म होता है या टेररिज्म का हब है, दहशतगर्दी सिखाया जाता है। ये आपके चैनल में चलाया गया। बीजेपी के नेताओं ने पिछले कुछ सालों में इस तरह के बयानात दिए हैं, मदरसा को टारगेट किया है। और अभी इस डिबेट में बैठ करके एक पैनलिस्ट ने, मैडम है उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने कह दिया कि मदरसा में गुलाम बनाया जा रहा है बच्चों को, और दूसरे किसी ने और बैठ करके कुछ तनकीद किया मदरसा को। तो देखिए, अब से पहले 1857 के टाइम पे अंग्रेज़ों ने मदरसा को टारगेट किया था, और वो क्यों किया था आज उसका हिस्ट्री हमारे सामने है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये हाल है आरएसएस का और मदरसा को लेकर के वो जो बात कहते हैं। आरएसएस जिसने देश की आज़ादी के लड़ाई में ज़ीरो कंट्रीब्यूशन दिया, जो महात्मा गांधी के मूवमेंट के खिलाफ खड़े रहे, महात्मा गांधी के मूवमेंट में शामिल नहीं हुए, जिन्होंने अंग्रेज़ों को माफ़ीनामा लिखा, जो देश की आज़ादी की लड़ाई में पीछे बैठे रहे, वो आज तनकीद कर रहे मदरसों को। ऐसा मदरसा जिसने देश को राजेंद्र प्रसाद दिया, देश को राजा राम मोहन रॉय दिया, और देश को रेशमी रुमाल तहरीक दिया, जिसमें उलमाओं ने पूरे मूवमेंट को चलाया अंग्रेज़ों के खिलाफ और कुर्बानियाँ दी, अपना जान गंवा दिया इसी देश को, इसी मिट्टी की आज़ादी के लिए। मैं बहुत ही ऑब्जेक्ट करता हूँ सुबुही ने जो बात कहा कि मदरसा में गुलामी सिखाई जा रही है बच्चों को, बिल्कुल ऑब्जेक्शनेबल बात है। मदरसा में फ्री थिंकिंग सिखाया जाता है, अपने आप में एक स्कॉलरली थिंकिंग सिखाया जाता है, और यही फ्री थिंकिंग का नतीजा था कि 1857 से आज़ादी का लड़ाई शुरू हुआ था और 1947 में उसका रिजल्ट मिला था अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो ऐसा होता है हर जमाने में, लेकिन आज जो बीजेपी सरकार कह रही, मिनिस्टर कह रहे, पहली बात सुनिए ध्यान से, सब मदरसों पर सवाल किसने उठाया है? सब मदरसों का सर्वे हो रहा है, ये सब मदरसों का सर्वे हो रहा है। आपके डिबेट में बैठे लोगों ने ब्लैंकेट स्टेटमेंट दिया। क्या सवाल पूछ रही हूँ, सब मदरसों का सर्वे हो रहा है ये? आपके डिबेट में बैठे हुए दो लोगों ने, बीजेपी का सपोर्टर, आरएसएस के सपोर्टर ने ब्लैंकेट स्टेटमेंट दिया। तो मैं कह रहा हूं कि वो चोर है। मैं कह रहा हूं कि आरएसएस वाले जो आज टीवी में बैठ के वो चोर है, और वो चोर कोतवाल को डांट रहे हैं। और सुन लीजिए ध्यान से, मदरसा कोतवाल है और आरएसएस चोर है, और चोर कोतवाल को डांट रहे हैं। बांटने में सबसे आगे रहते हैं आप, निजी हमलों के अलावा तार्किक तौर पर बात करने में अब आप भाग रहे हैं। सब मदरसों की बात हो रही, तब से मैं आपसे क्या सवाल पूछ रही हूँ? लॉयर है ना, फैक्चुअली बात कीजिए मुझसे, इंटरप्रिटेशन की बात मत कीजिए मुझसे, तथ्य जो है उस पर बात कीजिए। सब मदरसों का सर्वे हो रहा है क्या? देखिए, आप मुहावरा है, अदिति जी आप तो मुहावरा जानती हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, और वही मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे आरएसएस चोर है और मदरसा कोतवाल है। उल्टा चोर जो है कोतवाल को डांट रहा है। तो कोतवाल को तो कोई डर होना नहीं चाहिए। अगर आप ही के मुहावरे का इस्तेमाल करूं मैं, आप ही के मुहावरे का इस्तेमाल करूं, तो कोतवाल को तो डरना नहीं चाहिए, क्योंकि कोतवाल तो पाक साफ है। फिर डर का है, फिर डर किस बात का है? लेकिन साथ ही वो ग्राफिक्स लेकर आइए। अब जरा अभी सर बोल रहे थे कि जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है। कब का मदरसा कनेक्शन की बात उठी? आप सैफुल्लाह को जानते हैं क्या? फुल स्क्रीन ले आइए ये ग्राफिक, ताकि तौसीफ अहमद खान देख पाए और समझ पाए कि खबर का कॉन्टेक्स्ट क्या है। पहली बात, सब मदरसों पर सवाल नहीं, लेकिन ये जो कनेक्शन आए, ये जो बातें आई, उनकी बात कर रही हूं।
अगस्त 2022 में कानपुर में मदरसे में अरबिया कुरानिया में पढ़ाई कराई गई। इटावा की बात हो रही है। सैफुल्ला को पकड़ा गया, वो हमने दिखाया। देवबंद से मार्च 2022 में सहारनपुर से इनामुल हक को गिरफ्तार किया गया। लश्कर के संपर्क में था इनामुल। देवबंद के मदरसे में इसने पढ़ाई की थी। सिमी सदस्य अब्दुल्ला दानिश की गिरफ्तारी हुई। 2008 अहमदाबाद धमाकों में शामिल होने के आरोप इस पर लगे। आजमगढ़ जामियातुल फलाह मदरसा से इसने उर्दू सीखी। देवबंद में जैश आतंकी शाहनवाज आकिब अहमद गिरफ्तार किए गए और पुलवामा में सीआरपीएफ पर हमले की इन्हें जानकारी थी। देवबंद के हॉस्टल में कई महीनों इन्होंने पढ़ाई की थी। 13 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए। ये लंबी लिस्ट है, मैं पूरी डिबेट यहां पर निकल जाएगी, एक डिटेल देने में गई तो आप मुझसे ये कह रहे हैं। पहली बात, तौसीफ अहमद खान, आपको ये कंफ्यूजन कहां से हुई कि सब मदरसों की बात की जा रही है, लेकिन किसी खबर को स्वीपिंग जनरलाइजेशन में नहीं ले जाना चाहिए। उनका जो पॉइंट है वो एक कॉन्टेक्स्ट में है, उस कॉन्टेक्स्ट की अनदेखी आप नहीं कर सकते। तौसीफ डिबेट में बैठ करके कर रहे हैं, रागी कह रहे हैं, सुबह ही कर रही है। अरे आपने भी तो अभी क्या किया, आपको ये बताना क्यों पड़ा कि मदरसों ने क्या किया आजादी के संघर्ष में, आपको क्यों बताना पड़ रहा है? आप उनके आप एक अपॉलजिस्ट की तरह क्यों सवाल कर रहे हैं जब सब मदरसों पर सवाल ही नहीं है? आरएसएस ने कुछ नहीं किया। जब सब मदरसों पर सवाल नहीं है तो आप इस तरह से सफाई देने की कोशिश कर क्यों रहे हैं? आपसे सफाई मांग रही हूं, जो सर्वे को लेकर आपका स्टैंड था वो आपने नहीं दिया। पहले लीजिए संगीत रागी से काउंटर, फिर लीजिएगा सुबुई खान से। जल्दी प्लीज। के प्रोडक्ट देखिए आरएसएस के प्रोडक्ट ने गांधी जी पर गोली चलाई और इस्लाम के प्रोडक्ट ने इस देश के हजारों 40,000 से ज्यादा मंदिरों को तोड़ा। इस्लाम के प्रोडक्ट ने इस देश के हजारों लाखों महिलाओं का बलात्कार किया। इस्लाम के प्रोडक्ट ने हजारों हिंदुओं का कत्लेआम। खाना आपका हजम होगा। दूसरी बात, प्लीज देखिए, मैंने बीच में डिस्टर्ब नहीं किया था। इस इस्लामिस्ट टेररिस्ट को हटाइए। प्लीज इस तरह से निजी भाषा पर थोड़ा सा, ये जब निजी हमले नहीं है तो इनको भी तार्किक तौर से बात कीजिए, तार्किक तौर पर, और अपने दर्शकों को स्पष्ट करते हुए पैनलिस्ट की राय निजी राय होती है, चैनल उसे एंडोर्स नहीं करता। इनको बीच में रोकिए। मैं आपको सभी को कह रही हूँ, ये मैं किसी एक को नहीं कह रही, मैं सबको कह रही हूँ। और इसीलिए मैंने तौसीफ अहमद खान को तभी दुरुस्त भी किया सर, मैंने तभी दुरुस्त भी किया सर। शायद आपने सुना नहीं, शायद आपने सुना नहीं, उस समय आपने सुना नहीं, आपने मिस कर दिया होगा, उसके लिए मैं आपको कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन सर भाषा पर संयम, और हर पैनलिस्ट से कह रही हूं मैं ये बात, हर पैनलिस्ट से। तो आप तार्किक तौर पर आइए, मुद्दे पर आइए। हाँ, देवबंद के मदरसे भारत के अंदर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो तो आपने दिखा दिया। देवबंद के मदरसे ही जैसे मोहम्मद पैदा करते हैं, देवबंद के मदरसे ही जो है वो तालिबान पैदा करते हैं। देवबंद के मदरसे जो पाकिस्तान के अंदर हैं और देवबंद के मदरसे हिंदुस्तान जो हैं, दोनों का सिलेबस एक है। हिदाया यहां भी 11वीं सेंचुरी की बुक पढ़ाई जाती है जिसमें एग्रेसिव जिहाद की बात की जाती है। और दुनिया में जहां जहां देवबंद के मदरसे हैं, तबलीगी के मदरसे हैं, उन सब पर सरकारों की नजर गई है। उनको वो टेरर मॉड्यूल प्रोड्यूस करते हैं, इसके कारण सरकारों की नजर वहां पर गई है और सरकार उन पर कहीं ना कहीं उनकी मॉनिटरिंग करना चाहते हैं। यदि भारत के अंदर, मैंने कोई गलत नहीं कहा, भारत की संसद में इंद्रजीत गुप्ता तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद नहीं थे और मंत्री नहीं थे, वो तो सीपीआई के हुआ करते थे। उन्होंने कहा संसद में कि कितने करोड़ बांग्लादेशी आकर के मुसलमान भारत में रह रहे हैं। भाई जायसवाल साहब तो कांग्रेस पार्टी के उस समय होम मिनिस्टर थे, संसद पटल पर उन्होंने क्या कहा था कि कितने करोड़ बांग्लादेशी आकर के भारत में रह रहे हैं। ये मेरा तो कहना नहीं है। साइकिया क्या किसके मुख्यमंत्री थे? साइकिया तो मुख्यमंत्री जो है वो कांग्रेस पार्टी के थे। उन्होंने वहां के आसाम के विधान पटल पर कहा अब आसाम के रास्ते और पश्चिम बंगाल के रास्ते आने वाले बांग्लादेशी मुसलमान भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बस जाते हैं और उसके एनआरसी में वो नहीं पकड़े जाते हैं आसाम में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बांग्लादेशी मुसलमान आकर के भारत में घुसपैठ करके नहीं गए हैं। 1997 में अरुण शौरी ने पुस्तक लिखी थी जिसमें हवाला दिया था कि 7.5 लाख मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान दिल्ली एनसीआर में आकर के गलत तरीके से बस गए। अब आप सोच सकते हैं उस समय उनकी आजादी कितनी होगी। दुनिया में मुसलमानों की जनसंख्या प्रोडक्शन के आधार पर होती है और कन्वर्जन के आधार पर होती है। दो ही आधार है। ये मैं भी नहीं, ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, जितने भी रिसर्च सर्वे आए वो सब कहते हैं।
ऐसी स्थिति में मैंने कौन सी गलत बात बोल दी? ठीक है भाई आप कहते हैं मदरसों में तालीम शिक्षा दे रहे हैं, दीनी तालीम शिक्षा देते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के अलावा वो कोई पूजा के लायक है ही नहीं। तो अरे तो हमारे गणेश, हमारे विष्णु, हमारे शंकर, हमारे राम और कृष्ण सब आपके लिए खराब हो गए हैं, वो पूजा के लायक नहीं है। तो ऐसा आदमी टेररिस्ट नहीं बनेगा तो और क्या बनेगा? ऐसा आदमी दूसरे के खिलाफ नहीं आग उगलेगा तो और क्या करेगा? ऐसे आदमी से सहिष्णुता की उम्मीद कैसे की जा सकती है जिसको यह मदरसों में पढ़ाया जाता है कि तुम्हारा जन्म ही हुआ है। ठीक है, जवाब लीजिए कलीमुल हफीज से, उसके बाद रिपोर्ट दिखाएंगे। कलीमुल हफीज, हुकूमत करना जो है वो ठीक है, जवाब ले लीजिए कलीमुल हफीज। देखिए रागी साहब ने ये कहा कि कांग्रेस ने के जमाने में ये रिपोर्ट आई, तो कांग्रेस के ही गृह मंत्री थे चिदम्बरम, उन्होंने ये कहा कि आरएसएस एक हिंदू टेरर, हिंदू आतंकवाद पैदा कर रही है। उन्हीं के जमाने में वो सब अभिनव भारत के लोग पकड़े गए, उन्हीं के जमाने में चाहे वो मालेगांव ब्लास्ट हुआ, अजमेर का ब्लास्ट हुआ, मक्का मस्जिद ब्लास्ट हुआ, उसमें सब में आरएसएस का लिंक पाया गया और वो लिंक यशवंत शिंदे ने प्रूव भी कर दिया। ये तो एफिडेविट है, ये तो शक की भी बात नहीं है, इसमें किसी सरकार की जरूरत नहीं है। तो क्या जो उन्होंने तौसीफ अहमद खान ने कहा कि आरएसएस का क्या रोल है और मदरसों का क्या रोल है, यकीनन मदरसों का जो रोल है वो इस हिंदुस्तान को आजाद कराने में, यहाँ पर बड़ी बात क्या है, यहाँ पर बड़ी बात क्या है कि बात होगी मदरसों की तो ये डिबेट जाएगी आरएसएस पर अपने आप में, और यही सवाल बार बार हमने उठाया है कि किस तरह से इस डिबेट को डिरेल करने की कोशिश की जाती है। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उन्हें बता देते हैं, आज देवबंद में मौलाना अरशद मदनी ने यूपी सरकार के मदरसा सर्वे को सही करार दिया। क्या कुछ उन्होंने कहा इस रिपोर्ट में देखिए। हमने तो सर्वे पे गवर्नमेंट की तायीद की है। आपने देखा ना कि आसाम में क्या हुआ? ये सर्वे नहीं है बल्कि छोटा एनआरसी है। इन बयानों को सुनकर आपके मन में भी ये सवाल उठ सकता है कि क्या मदरसा सर्वे पर मुसलमानों में बंटवारा हो गया है? कम से कम जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के आज के बयान से तो ऐसा ही लगता है। खास बात ये भी है कि ये वही मौलाना अरशद मदनी हैं जिन्होंने चंद दिनों पहले मदरसा सर्वे पर सवाल उठाए थे और ट्वीट कर कहा था कि सिर्फ मदरसों का सर्वे क्यों कराया जा रहा है। ये ट्वीट इस बात की बानगी है। अब मौलाना अरशद मदनी का हृदय परिवर्तन हो गया या फिर यूपी सरकार का सर्वे उन्हें भा गया है, पता नहीं, लेकिन अब वो सर्वे पर यूपी सरकार के साथ जरूर है। और तो और अरशद मदनी को अब अवैध मदरसों पर बुलडोजर से भी एतराज नहीं है। अब तक सर्वे की जो तस्वीर आई है वो सही तस्वीर है, गलत तस्वीर नहीं है। इसलिए हम सर्वे के लिए लोगों से कह रहे हैं कि वो मुकम्मल गवर्नमेंट की मदद करें। लेकिन एक और बड़ा सवाल है कि उन्हीं की तरह खुद को जमीयत के अध्यक्ष कहने वाले मौलाना महमूद मदनी, जो रिश्ते में उनके भतीजे हैं, मदरसा सर्वे पर उनसे अलग राय जता चुके हैं। देखा ना कि आसाम में क्या हुआ है, तो अब वो तरीका अगर इख्तियार किया जाएगा तो वो तो नाजायज होगा, नामुनासिब होगा। जिसको ठीक करना है, खत्म तो नहीं करना। खास बात यह है कि खुद को मुस्लिमों का सबसे खास नुमाइंदा बताने वाले असदुद्दीन ओवैसी की राय भी आज मौलाना अरशद मदनी की राय से जुदा रही है। ओवैसी सर्वे को छोटा एनआरसी और मुसलमानों के खिलाफ सरकार की नफरत बताते रहे हैं। अब आप एक ऑर्डर जारी कर दीजिए ना कि अब आप मुसलमान मत रहिए, आप कुरान मत पढ़िए, नमाज मत पढ़िए, ऑर्डर जारी कर दीजिए, वही करना चाह रहे आप। ये सर्वे नहीं है बल्कि छोटा एनआरसी है। यूपी सरकार की तरफ से अब तक राज्य के तमाम जिलों में सर्वे हो चुका है। कुछ जगहों पर मदरसों में गड़बड़ियां भी पाई गई हैं, लेकिन कहीं से भी सर्वे को लेकर किसी भी मदरसे ने विरोध नहीं जताया है। मौलाना अरशद मदनी या सरकार के जिस सकारात्मक रवैये की बात कर रहे हैं, वही बात यूपी सरकार पहले से ही करती आई है। सर्वे का मकसद ये है कि हमें जानकारी हो कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसे कितने उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। सुना आपने, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मदरसा सर्वे के विरोध के पीछे सिर्फ और सिर्फ सियासत है, वो सियासत जिसे अपने वोट बैंक के खिसक जाने का डर सता रहा है। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और उस सियासत से सवाल है, क्योंकि जब आप मौलाना अरशद मदनी को सुन रहे हैं तो वो कह रहे हैं तो सरकार का हक है, ये तो सरकार करा सकती है, तो सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो फिर राजनीति इस पर अपनी वोट तलाश रही है, अपनी सियासी जमीन तलाश रही है, और इस यू टर्न को कैसे देखा जाए। कलीमुल हफीज साहब ने जो सवाल उठाया था उस पर संगीत रागी जी मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले सुबुही खान क्योंकि बार बार हाथ उठा रही है, आपका जवाब पहले, उसके बाद संगीत रागी। जी अदिति, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ
देखिए, मुसलमान एक वीर कौम है और जब तक वो अपने मुल्क भारत के साथ खड़ी रहेगी तब तक कुछ लोगों का भारत तोड़ने का ख्वाब, सपना साकार नहीं हो सकता। इसलिए ये कोई मौका हाथ से नहीं देने जाते हैं मुसलमान को भारत से तोड़ने का या उसके दिमाग में बीज डालने का कि देखो देखो तुम्हारे साथ भारत में बुरा हो रहा है। ये लोग बार बार कह रहे हैं कि 1857 की क्रांति में मुसलमानों ने भारत के लिए लड़े अंग्रेजों के खिलाफ। मैं भी मानती हूँ, लेकिन 1857 से पहले के मदरसों में और 1857 के बाद जो मदरसे चल रहे हैं उनमें जमीन और आसमान का फर्क है भाई। आप जिन राजा राम मोहन रॉय का उदाहरण देते हैं वो 1857 के पहले मदरसों में पढ़े हैं। 1857 की क्रांति में जब मुसलमान अपने देश के लिए लड़ा तो इन लोगों को पता चल गया कि मुसलमान को भारत से तोड़ना पड़ेगा। 1857 के एग्जैक्टली 10 साल के बाद 1867 में दारुल उलूम की स्थापना हुई। 1906 या 7 में आई थिंक मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। बंगाल विभाजन हुआ इस्लाम के नाम पर। 1919 में खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ और 1925 में तबलीगी जमात की स्थापना हुई। फिर पाकिस्तान शब्द कॉइन हुआ। फिर पाकिस्तान कम्युनल इलेक्टोरेट को रेजोल्यूशन पास करवाया गया कांग्रेस की मदद से। 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे हुआ और 1947 में देश का विभाजन। हमारे मजहब के नाम पर यह द्विराष्ट्रवाद चलाया गया सिर्फ मुसलमान को भारत से तोड़ने के लिए। आइए, टीएमसी के नेता जो पढ़े लिखे मुसलमान है, मैं कैसे मान लूं कि ये नहीं समझते हैं ये तारीख? मैं कैसे मान लूं कि ये लोग नहीं जानते हैं कि द्विराष्ट्रवाद क्या होता है? मैं कैसे मान लूं ये नहीं जानते हैं कि इस्लामिक स्टेट का क्या एजेंडा है भारत को तोड़ने का? मुसलमान को भड़काना बंद करिए। एक राष्ट्रभक्त मुसलमान बिल्कुल देश के साथ है और वो छोटे छोटे बच्चे जो मदरसों में जाते हैं वो भी कल को देश के लिए डॉक्टर, इंजीनियर, जवाब लीजिए प्लीज, जवाब ले लीजिए। लेकिन ये बात मुझे यहाँ कहनी पड़ेगी कि आज के डिबेट का जो मेरा मुद्दा है वो है जो मदरसे के सर्वे पर सियासत हुई, जिसमें आज मौलाना अरशद मदनी ने बार बार इस बात को दोहराया कि सरकार का हक है, सरकार अगर कुछ भी अवैध पाती है तो उसे एक्शन लेने का भी हक है। तो फिर ये डराने वाली, ये नकारात्मक, ये नेगेटिव पॉलिटिक्स क्यों हुई? मैं उसकी बात कर रही हूं तब से लगातार। तौसीफ अहमद खान। नहीं, जब कोई नेता स्टेटमेंट देता है कि हम सिर्फ मॉडर्नाइजेशन करना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं, एक रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, रेगुलेट करना चाहते हैं अनरजिस्टर्ड मदरसा को, अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसा को, तो इस स्टेटमेंट से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति उस स्टेटमेंट से है जब यही बीजेपी के नेता अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए नफरत फैलाते हैं, ये कहते हैं कि मदरसों में जो है टेररिज्म का ये हब है, और इनके समर्थक आपके चैनल में बैठे हुए ये इस बात को फिर से लेके नेगेटिविटी फैलाती है। तो नेगेटिविटी आपके चैनल में बैठ के ये लोग फैला रहे हैं, तो इसको तो काउंटर करना होगा। आपकी कौम के बच्चों को मानसिक गुलाम बनाया जा रहा है। नहीं, आपकी कौम के पहले तो ये मैडम की बातों को मैं एड्रेस नहीं करूंगा क्योंकि इन्होंने बहुत ही गलत बात बोला कि मदरसा में गुलाम बनाया जाता है। ये बहुत ही गलत बात बोला है। हाँ, गुलाम रसूल बन सकते हैं हम मदरसा में, हम गुलाम रसूल बनेंगे, हम गुलाम मुस्तफा बनेंगे मदरसों में। और ये मैडम को बात समझ में नहीं आएगा, इसलिए इन मैडम की बातों को मैं जवाब नहीं देना चाहूंगा। मैं नहीं चाहूंगा कि मैडम मुझे इंटरप्ट करे। जब ये बोल रही थी मैं कुछ नहीं बोला। हाँ, अब आप इंटरप्ट ना करें। आप उस लायक नहीं है मैडम को मैं उस लायक नहीं समझता कि इनकी किसी बातों को मैं डायरेक्टली एड्रेस करूं। मैं थर्ड पार्टी द्वारा इनको एड्रेस कर रहा हूं। अदिति, आपके द्वारा मैं इन मैडम को एड्रेस कर रहा हूं, तो ये मैडम को डायरेक्टली आई डू नॉट वांट टू एंगेज इन अ कॉन्वर्सेशन विद अ चीप वुमन लाइक हर। देयरफॉर प्लीज ask her to not to interrupt me when I'm talking. जब मैं बात कर रहा हूं तो ये ना बोले, जब ये बोलनी थी तो मैं इनको नहीं इंटरप्ट कर रहा था। मैं आपकी बातों को एड्रेस करूंगा, मैं इनकी बातों को एड्रेस नहीं करूंगा। एड्रेस कीजिएगा, मेरी बात को ही एड्रेस कीजिएगा। वो डेटा लेकर आइए जरा, मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या से जुड़ा हुआ जो डेटा है वो डेटा लेकर आइए। और फिर तौसीफ अहमद खान, उस आंकड़े पर मैं आपका जवाब चाहूंगी कि मदरसों में जाने वाले बच्चों की संख्या कम क्यों हो रही है, क्या वजह है? 2017 में, 2018, फिर 2019, 20, 21, तो 2017 में 3,71,000 का दाखिला और अब आकर ये हो गया है 1,62,000। ये नंबर कम क्यों हो गया? देखिए, इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। अब कोई जैसे होता है कि एक बच्चा जो सुबह में स्कूल जा रहा है
सुबह में 8 बजे से लेकर 10 बजे तक या 12 बजे तक उसका स्कूल होता है, वो दिन में 2 बजे मदरसा जाता है अरबी वगैरह पढ़ने के लिए, अरबी और उर्दू पढ़ने के लिए। तो अभी ऐसा भी ट्रेंड हुआ है कि लोग मदरसे जो टीचर है वो घर में भी आकर के पढ़ा रहे हैं, ये भी एक रीज़न रहा होगा। और दूसरा रीज़न ये भी रहा होगा कि सरकारी रिकॉर्ड में से, आंकड़ों में से हो सकता है बहुत सारे जगह पे मदरसा बंद हो गया होगा। इसका जवाब तो उत्तर प्रदेश की सरकार देगी कि अगर ये उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड है तो उसमें अगर 2 साल पहले का आंकड़ा कुछ और था, आज का आंकड़ा कुछ और है, तो इसका वजह क्या है, इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हर एक बच्चे का जो स्कूल जाता है एक मॉडर्न एजुकेशन के लिए सुबह में, वो दिन के वक्त मदरसा जाने का हक रखता है। सर, जैसे आपने संभावनाएं तलाशी हैं इस डेटा के इंटरप्रिटेशन में, उन्हीं संभावनाओं में ये सवाल भी तो हो सकता है कि अभिभावकों को मदरसे के बदले किसी और स्कूल में भेजना बेहतर दिख रहा हो अपने बच्चे के लिए, उन्हें वहां ज्यादा संभावनाएं दिख रही हो बेहतर। ये पहले तो ये मिथ में खत्म कर दूं कि ऐसा नहीं है। एक मिथ में आपको, जो दर्शकों को आपको जानना जरूरी है कि मदरसा में जो बच्चे जाते हैं, अगर दिन के वक्त वो जा रहे हैं या शाम के वक्त जा रहे हैं, तो वो बच्चे सुबह में स्कूल भी जाते हैं। तो ऐसा नहीं, ये एक आप मदरसा जब आप कहते हो तो किसको मदरसा कह रहे हैं आप समझिए। अगर आप अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसा की बात कर रहे हैं, एक जैसा दारुल उलूम है वो रेसिडेंशियल मदरसा है, वहां पे मॉडर्न एजुकेशन एज वेल एज रिलीजियस एजुकेशन दिया जाता है। और जो छोटे छोटे अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसा है वो क्या है, वो वहां पे जो बच्चे जाते हैं वही बच्चे सुबह में स्कूल जाते हैं, दिन में मदरसा जाते हैं। आप अपनी ही बातों में उलझ रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं सरकार को ध्यान देना चाहिए, दूसरी तरफ अब आप यहाँ तो देखिए, दोनों हम साथ बोलेंगे तो बात नहीं हो पाएगी। नहीं, मैं ये बार-बार मैं इस बात को कहती हूँ, जब मैं कोई मुद्दा लेकर आती हूँ तो उसको अंडरस्टैंडिंग में दर्शकों के लिए हासिल करना चाहती हूँ। ये वाद विवाद मेरे आपके बीच नहीं है, ये एक सवाल है। सुनिए ध्यान से। अभी आपने कहा कि सरकार को इस पर कुछ करना चाहिए, तो सरकार कैसे करेगी? अगर सर्वे करा रही है तो आपको दिक्कत हो रही है, तो सरकार कैसे करेगी? भाई कोई तरीका होगा, उसी के माध्यम से तो सरकार करेगी। पहले जानकारी जुटाएगी, आंकड़े जुटाएगी, तब तो कोई कदम उठा पाएगी। सर्वे से कोई दिक्कत नहीं है, आप गलत कह रही हैं, आप गलत कह रही हैं। अच्छा, मैं सर्वे से किसी को दिक्कत नहीं है। जो स्टेटमेंट नफरत भरी स्टेटमेंट दी जाती है उससे दिक्कत है। ओवैसी ने बताया, अदिति त्यागी ने नफरत भरी स्टेटमेंट से दिक्कत है, सर्वे से किसी को दिक्कत नहीं है। ध्यान से तौसीफ, मिनी एनआरसी अदिति त्यागी ने नहीं, और अदिति त्यागी ओवैसी जी से आप फोन करके पूछ लीजिए, वो बता देंगे, आपको इंटरव्यू दे देंगे वो। आप सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, सुनिए जरा, इन्हें सुनाइए। आप जो चीज हमारे कानून में नहीं है, किसी और कानून में है, वो हमारे मदरसों में खुदा का कानून कह के उस किताब को पढ़ाया जाता है। तो मेरा कहना सिर्फ इतना था कि ये मैं आज नहीं कह रहा हूं, मेरे पास मेरी किताब मौजूद है। 2008 में जब देवबंद वालों ने एक टेररिज्म के खिलाफ कॉन्फ्रेंस की थी, शायद जनवरी के महीने में, तो मैंने उनको बधाई दी, मुबारकबाद दी, कहा आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, लेकिन साथ में मैंने उनको ये बताया कि आपके यहाँ जो किताब, और ये अकेला देवबंद नहीं है, ये किताब चूंकि ज्यादातर उसी मदरसे, उसी जूरिस्प्रूडेंस का जो स्कूल है उसी से ताल्लुक रखते हैं, लिहाजा सभी जगह यही पढ़ाया जाता है। तो मैंने उसमें कोट किया और मैंने ये कहा कि एक तरफ आप टेररिज्म को कंडेम करेंगे और दूसरी तरफ ये चीजें पढ़ाएंगे, तो इन दोनों को कैसे आप, इनके बीच में सामंजस्य कैसे पैदा करेंगे? और मैंने उनको ये मशवरा दिया अपने खत में कि मैं ये भी नहीं आपसे कह रहा हूं कि आप इसे मत पढ़ाइए, लेकिन इसको शरीयत मत कहिए। एक आम आदमी जिसको ज्यादा जानकारी नहीं है, शरीयत के नाम से वो समझता है कि ये खुदा का कानून, आप इसको ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम कानून का इतिहास कह सकते हैं, क्योंकि आज ये कहीं लागू भी नहीं है। ये लागू था हिंदुस्तान में 1860 तक, वो खत्म हो गया 1860 में। अब तुर्की में लागू था, वहां 1920 में खत्म हो गया, 21 में या 22 में। तो मैं कह, ये कहीं अब लागू नहीं है दुनिया में, तो ये अब इतिहास के तौर पे तो पढ़ाया जा सकता है कि ये कानून हुआ करता था। आप इसे खुदा का कानून कह के जब पढ़ाएंगे
तो बच्चा आके पहले तो इस किताब को चूमता है, माथे से लगाता है और फिर वो ये समझता है कि यही असल कानून है। मौलाना असदी, आपने सुना आरिफ मोहम्मद खान साहब को? एक बड़ा सवाल उन्होंने उठाया, उस सवाल पर आपका क्या जवाब? आदित्य जी सुन लीजिए, जब वो भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की जबान इस्तेमाल करते हैं, जब वो कांग्रेस में जाते हैं कांग्रेस की जबान इस्तेमाल करते हैं, जब वो तीसरे मोर्चा में जाते हैं तो तीसरे मोर्चे की बात करते हैं। कैसे हम विश्वास कर लें इन बातों का? इनका आरिफ मोहम्मद खान का इनका किरदार जो है मुश्तबा है, कभी भी ये एक प्लेटफॉर्म पे नहीं टिके। अच्छा, मैं आपसे जो सवाल पूछ रही थी ना, मैं जो उनसे निकल सवाल पूछ रही के राजनीति करने आए, इनका अलग अलग स्टेटमेंट है। ठीक है, जब से ये सक्रिय राजनीति में निजी हमले कर रहे हैं, तार्किक सवाल और तार्किक जवाब जो होगा। सुनिए मौलाना साहब सवाल तो सुन लीजिए। जो वो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, थोड़ा वक्त दिया करें। हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, बस मुझे इतना। नहीं, वो गलत बोल रहे हैं, गलत है वो। कुरान अल्लाह की किताब है, सुनिए, किताब जो है अल्लाह का कलाम है, जो नबी आखिरी ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जो बातें नाजिल हुआ। सुनिए ना, मैं आपसे सवाल क्या पूछ रही हूँ, आपसे सवाल पूछ रही हूँ मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ कि आरिफ मोहम्मद खान जो बात कह रहे हैं वो सही है या गलत है? उसका जवाब या तो सही है या तो गलत है। उसके लिए आपको इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वो गलत कह रहे हैं। अगर दारुल उलूम अच्छा काम करे तो वो भी बुरा। आरिफ मोहम्मद खान ने कुरान पर थोड़ी सवाल उठाए हैं सर, कुरान पर सवाल उठा रहे थे आरिफ मोहम्मद खान। मौलाना असदी, इतना भी तो नफरत नहीं होनी चाहिए ना किसी से कि आप वो जो बात कह रहे हैं वो भी ना सुन पाए आप सही तरीके से। अब इतनी भी नफरत मत कीजिए। आप उनकी राजनीति पर चले गए, वो जब जिस पार्टी में थे शाहबानो में उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया था सर, शाहबानो के केस में। आप शायद भूल गए वो बात, आप वो भूल गए बात, और शायद आपका ये गुस्सा शायद वहां से भी डायरेक्टेड हो। कोई बात नहीं, मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ मुझे इस सवाल का जवाब दीजिएगा मौलाना असदी। मौलाना असदी, गलत बोला उन्होंने या सही बोला? सही या गलत, बस इतना ही जवाब देना है आपको। इस बिल को बनाया है, इसको गुलदस्ता सर आपसे सवाल पूछ रही हूँ मैं, क्या क्यों गुस्से में होते हैं? अरे सर आपसे ये सवाल पूछा गया है, हमारे बड़ों ने इसकी कुर्बानी दी है। अरे सर आप किस बात का जवाब दे रहे हैं? अरे आप सुनिए ना आदित्य, वो जो पढ़ाया जा रहा है उसको लेकर सवाल है, आप जवाब दे रहे हैं हमने कुर्बानी। अरे किसने पूछा आपसे? कौन कह रहा है आपने कुर्बानी नहीं दी? भाई हर व्यक्ति ने इस देश के सिटीजन ने कुर्बानी दी है भाई, सबके पूर्वजों ने कुर्बानी दी है, सबने संघर्ष किया है। आप लोग क्रेडिट नहीं देते आपस में, हर कोई क्रेडिट अपने पास रखना चाहता है, सियासत अपने पास रखना चाहती है, बात अलग है। लेकिन सवाल का जवाब आपने दिया नहीं। आपने मौलाना असदी जो बात कही आरिफ मोहम्मद खान ने, उस सवाल का जवाब नहीं दिया। तो मैं ये मानकर चल रही हूँ कि जो उन्होंने कहा वो सही कहा और आप उसे डिस्प्यूट नहीं कर पाए, आप उसे डिस्प्यूट नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, जल्दी से एक कॉमेंट कलीमुल हफीज। नहीं आप देखिए ना, नहीं सर इतनी देर में आप नहीं समझा पाए, कोई बात नहीं। कलीमुल हफीज, इस मुल्क को देखिए कुर्बानी सबने ने दी, सिर्फ आरएसएस को छोड़कर। आरएसएस थी जो आजादी के मूवमेंट में अंग्रेजों के साथ थी, बाकी सारे हिंदुस्तानी हिंदू मुस्लिम मिलके और खास तौर से मदरसे उसमें अग्रणी रोल अदा कर रहे थे इस हिंदुस्तान को आजाद कराने में। एक बात। दूसरी बात, जो हमारी सुबुही ने कहा कि साहब वो 1857 के बाद जो मदरसे बने, तो मैं इनको बता दूं, ये बताइए आपने आरिफ मोहम्मद खान साहब को सुना था? एक सेकंड, सुबुही खान के सवाल पर बाद में आइएगा। पहले आपने सुना आरिफ मोहम्मद खान साहब ने जो कहा था, वो सही कह रहे थे कि गलत कह रहे थे? बस मैं इतना, ये सवाल आपसे भी है। आरिफ मोहम्मद खान बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। अच्छा, वो गलत बोल रहे हैं। अच्छा, क्योंकि आपकी से वो ये सवाल उठा देते हैं AIM की सियासत पर। गलत बोल रहे हैं। नहीं अच्छा, तो वो झूठ नहीं, गलत नहीं, आप कह रहे हो झूठ बोल रहे हैं। आपके हिसाब से वो झूठ बोल रहे हैं। लेट मी एड्रेस दिस क्वेश्चन। नहीं आप ये कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। सुबुही खान, अब ये सवाल मेरा आपसे भी है। आरिफ मोहम्मद खान झूठ बोल, ये कह रहे हैं कि आरिफ मोहम्मद खान बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। यही सवाल मेरा आपसे भी है। बीजेपी का, एक सेकंड, बीजेपी ने उसको गवर्नर बना के रखा है। बुड्ढा तौसीफ अहमद खान, बुड्ढा को कुछ तौसीफ अहमद खान उसको कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुकिए सुबुही खान, ये भाषा पढ़ना थोड़ा सा संयम, इसको उसको नहीं चलेगा। आप एक नेशनल टीवी पर बैठे हुए हैं और जिस शख्सियत के बारे में आप बात कर रहे हैं वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करते हैं, तो आपकी उनसे असहमति हो सकती है, मतभेद हो सकता है, लेकिन ये बात रखने का तरीका होता है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप सुबुही खान। जी अदिति, सबसे पहले तो मैं तौसीफ खान ने जो आदरणीय आरिफ जी के बारे में अल्फाज इस्तेमाल करे हैं उसकी एक्सट्रीमली कंडेम करती हूँ।
और मैं जो भी मुसलमान इस डिबेट को सुन रहे होंगे उनसे कहना चाहती हूँ कि देखिए असलियत, ये लोग किसी भी प्रबुद्ध मुसलमान की आवाज को आप तक नहीं पहुंचने देना चाहते हैं। ये लोग कभी भी रोशन दिमाग मुसलमान की आवाज को आप तक नहीं पहुंचने देना चाहते हैं। ये मुसलमान बच्चों को सिर्फ मानसिक गुलाम की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि इनके लिए इस्लाम सिर्फ एक कुर्सी है, चाहे वो राजनीतिक कुर्सी के लिए इस्तेमाल करना हो, चाहे वो धार्मिक कुर्सी के लिए इस्तेमाल करना हो। ये क्यों चाहेंगे कि ये छोटे छोटे मासूम बच्चे गणित पढ़ लें या फिर अंग्रेजी पढ़ लें या फिर विज्ञान पढ़ लें या कुछ ज्ञान हासिल करके कुछ बन जाएं, कौम का और देश का नाम रोशन करें? ये तो चाहेंगे कि बस वोट देते रहें, इनके पीछे पीछे चलते रहें, डरते रहें कि हाँ हाँ आप हमारे सरपरस्त हैं, आप ही हमें बचाएंगे, ताकि इन लोगों की राजनीतिक रोटियां सिकती रहे। मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि मुसलमान पेरेंट्स जो भी प्रबुद्ध मुसलमान है, जो रोशन दिमाग मुसलमान है, उन छोटे मुसलमान बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है। आइए और आगे बढ़ के मदरसा मॉडर्नाइजेशन का साथ दीजिए, मदरसा सर्वे का साथ दीजिए कि वो छोटे बच्चे हमारी तरफ देख रहे हैं, हम लोगों को मंच मिलता है, उन बच्चों को मंच नहीं मिलता है, उनका भविष्य हमारे हाथों में है। इन राजनीति करने वाले लोगों की बातों में मत आइए। अदिति जी देखिए, आरिफ मोहम्मद खान ने जो बात कहा है वो गलत कैसे कहा कि हमारे इंडिया में आज भले ही इंग्लिश जुरिस्प्रूडेंस, क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस, सिविल जुरिस्प्रूडेंस भले ही हमारा इंग्लिश का बोरोड किया हुआ जो कि अदर कॉमनवेल्थ कंट्रीज में अप्लाई करता है, इंडिया में भी अप्लाई करता होगा, लेकिन पर्सनल लॉ यानी कि मैरिटल एंड डिवोर्स मैटर्स और सक्सेशन के प्रॉपर्टी किसके बाद किसके पास जाएगा, इन पर्सनल मैटर्स में कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा ही पर्सनल लॉ शरीयत का अप्लाई करता है मुसलमानों पे। और जो चाहते कि नहीं हमें सिविल लॉ अप्लाई करना है या हमें इंडियन मैरिज एक्ट के अंदर में सर आप कहां चले गए? आपने उनको सुना ही नहीं ध्यान से। जब आरिफ मोहम्मद खान कहते हैं कि नफरत की पट्टी इतनी ज्यादा थी, वो बोल क्या रहे थे? वो मदरसे में तालीम में किताब को लेकर बोल रहे थे और आपने उसका कुछ और ही मीनिंग समझाना शुरू कर दिया। सर प्लीज, इसीलिए मैं कहती हूँ राजनीति से कि सवाल तो ध्यान से सुने ताकि सही जवाब दे सके। लेकिन आज आपने एक डर देखा। आज जब उस डर वाले सवाल पर बार बार हम लौटे इस डिस्कशन में, तो पॉलिटिकल पार्टीज लगातार गोल पोस्ट चेंज करती रही है, बताने के लिए काफी कि आपको भी एहतियात बरतने की जरूरत है। कुछ सवाल वाजिब सवाल हैं और कुछ सवाल सिर्फ इसलिए पूछे जाते हैं ताकि डर क्रिएट किया जा सके। अब ये सवाल में डर था या उसमें लॉजिक था, ये फैसला मैं आप पर छोड़ती हूँ। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही, खबरें जारी।